और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, हमने हमारी पिछली क्लास में हमारे चैप्टर 12 को कंप्लीट किया एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। हमने हमारी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 में जानने की कोशिश की कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो कि दो अलग अलग फेज थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनमें उनकी मेथोडोलॉजी और आइडियोलॉजी को लेकर कैसे डिफरेंसेस हुए। हमने देखा कि फर्दर कैसे सूरत स्प्लिट होता है एंड इवेंचुअली जो यंग ब्रिगेड होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो कांग्रेस से अलग राह इख्तियार कर लेंगे। वी हैव ऑल्सो सीन के स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कैसे होता है, व्हाट वाज इट्स इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दैट हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है स्पेसिफिकली फोकस करेगा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर जो भारत भर में अलग अलग कोनों में होंगी। इवन वी आर गोइंग टू सी के अब्रॉड, भारत के बाहर भी जो इंडियन नेशनलिस्ट होंगे, रेवोल्यूशनरीज होंगे, वो कैसे भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करेंगे। और इनकी मेथोडोलॉजी मॉडरेट्स की नहीं होगी, दे वुड बी रेवोल्यूशनरीज। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। Okay, so as the name only suggests, first phase of the revolutionary activities, और ये जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ये है 1907 से 1917। अब हम जानते हैं कि जो सूरत स्प्लिट हुआ बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स वो होगा 1907 में। And this is the time when we are going to see another historical thing happening that is going to be the Lucknow Pact। ठीक है, कांग्रेस के इस सेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है वो वापस से साथ आ जाते हैं आईएनसी के बैनर के अंदर, and how they are going to resolve the things and be ready to work together in order to give India independence। लेकिन ये दोनों चीजें होने के दरमियान का जो टाइम पीरियड है बिटवीन 1907 से 17 के बीच का जो टाइम है, ये होगा हमारा पहला फेज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसे वो शुरू होती है, सो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है ये एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है मिलिटेंट नेशनलिज्म का। जो मिलिटेंट नेशनलिज्म हम देखते हैं मॉडरेट्स के बाद जो फेज आता है एक्सट्रीमिस्ट का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो फेज जो होगा मिलिटेंट नेशनलिज्म का वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा एक न्यू ब्रिगेड को, एक न्यू जनरेशन को, ताकि वो उनसे वन स्टेप अहेड जाए और चीज़ें अपने हाथों में ले। ये एक बाय प्रोडक्ट होगा इस नेशनलिज्म का जो कि चलाया जाएगा एक्सट्रीमिस्ट के जरिए। इसे ज़रूरत थी इस एक्टिविज्म को एक फॉल आउट की स्वदेशी एंड बॉयकॉट के बाद जो के सामने आता है। अब ये कौन लोग होंगे, अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के, तो ये कौन सी क्राइटेरिया में फॉल इन करते हैं, तो ये होंगे बड़े ही हमारे यंग नेशनलिस्ट जो कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, अपने देश के लिए अपनी एनर्जीज जो कि देश प्रेम की एनर्जीज हैं, वो जो खुश नहीं है अपनी लीडरशिप के ज़रिए, इन सब चीज़ों के लिए वो चाहेंगे कि उन्हें कोई मोड ऑफ प्रोटेस्ट मिले, मोड ऑफ वर्किंग मिले जिससे वो अपनी चीज़ें सामने ला पाए और एक प्रॉफिटेबल तरीके से अपने देश के लिए काम करें। और ये स्ट्रगल जो होगी, ये स्ट्रगल और उनकी ये जो चाह होगी वो लीड ऑन करेगी एक नए ट्रेंड की तरफ, और जो वो क्या होगा न्यू मिलिटेंट ट्रेंड ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और हम देखते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होंगी ये स्लो स्लो आगे बढ़ती जाएंगी और ब्रिटिशर्स को ये बहुत खटकने लगेंगी, क्योंकि ये जो मिलिटेंट ट्रेंड्स होंगे, ये रेवोल्यूशनरीज जो एनर्जीज होंगी, ये ब्रिटिशर्स को लिए बहुत हिंड्रेंस पैदा करेंगी। दे आर गोइंग टू बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट विद देयर एक्टिविटीज़। इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ होंगी, इनके ग्रुप्स एक्सपांड होते जाएंगे और ये सिर्फ भारत तक नहीं लिमिटेड होंगे। दे आर गोइंग टू हैव अब्रॉड कमिटीज़ ऑल्सो, अब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। उनके जो आर्म्स एम्यूनेशन है, उनके जो डिफरेंट प्लान्स है वो दुनिया भर के अलग अलग कोनों में बनेंगे, वहाँ से आएंगे। उन्हें दुनिया के अलग रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड्स का भी साथ मिलेगा,
उन्हें एक सपोर्ट मिलता जाएगा, और जो हमारा यंगर जनरेशन है, वेरी यंग जनरेशन, वो इससे जुड़ता चला जाएगा। अब ब्रिटिशर्स फील करेंगे कि ये उनके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसकी वजह से इसे एक्सपेल करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए हम देखेंगे वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑफकोर्स जो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के साथ भी किया था, बट ये जो फोर्स जो हमारी रेवोल्यूशनरीज के साथ यूज की जाएगी वो उससे बहुत आगे का होगा। हमने एक्सट्रीमिस्ट के लिए भी देखा था, उन्हें अरेस्ट किया जाता था, डिपोर्ट किया जाता था, हैंग भी किया गया है, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ रिगार्ड टू द रेवोल्यूशनरीज। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उनका प्रोग्राम क्या था, वो किस तरीके से अमल करती थी, व्हाट वर द वेज इन विच इट यूज्ड टू वर्क। सो यहाँ पर काम क्या होता था, ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी वायलेंट, नॉन वायलेंट नहीं था ये। इट्स नॉट अबाउट द सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन। यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी थी वो हिंसा का इस्तेमाल किया जाता था, वायलेंट वेज यूज किए जाते थे। अब जो इनके जो रेवोल्यूशन होते थे, दे ट्राई टू डू वायलेंट मास रेवोल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा सोचा गया। लेकिन फिर वो दे हैव रियलाइज कि अगर हम ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि पूरी जनता हमारे साथ इस वायलेंट रेवोल्यूशन में शामिल हो, या फिर अगर हम चाहें कि आर्मी जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में है, उन्हें अगर हम बगावत करने के लिए, विद्रॉ करने के लिए कहे, जैसे 1857 में हमने देखा था हुआ था, तो क्या व्हाट वुड बी द रिपरकशन, क्या ये सक्सेसफुल साबित होगा? इसे ऐसा कंसिडर किया गया, इसके बारे में ऐसा सोचा गया, व्हाट इफ वी डू दैट। लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज किया गया कि पब्लिक लेवल पे, मास लेवल पर वायलेंट रेवोल्यूशन होना और उन सभी को इस चीज के लिए तैयार करना, ट्रेन करना, इज गोइंग टू बी अपहिल टास्क। साथ ही साथ जो हमारी आर्मी है, इनकी लॉयल्टीज हैं उस ब्रिटिश आर्मी के साथ, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स उस आर्मी में है, सो अगेन टेकिंग देम हियर इज नॉट एन ऑप्शन। इसलिए इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कंसिडर किया गया, सोचा गया, बट इवेंचुअली इन्हें अपनाया नहीं गया। यहाँ पर जो दो रेवोल्यूशनरी कंट्रीज के बगावत का, रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली गई, वो होंगे, पहले तो होंगे रशियन निहिलिस्ट, जो हर चीज़ को नकार देंगे और अपने बात के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और द आयरिश नेशनलिस्ट, इनके फुटस्टेप्स पर, इनके कदमों पर चला गया और इनके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो की गई, उनकी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और हीरोइक एक्शन की बात की गई। देखिए हमने देखा कि मास एक्शन वायलेंट वेज में ना करने की बजाय हीरोइक एक्शन की बात की गई। दैट मीन्स फ्यू पीपल आर गोइंग टू डू द थिंग्स दैट इज नेसेसरी एट दैट टाइम। ये लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग असैसिनेशंस। दैट मीन्स जो भी उस वक्त ऐसे रूलर्स होंगे, ऐसे ऑफिशियल्स होंगे जो बुरे तरीके से चीज़ों पर डिसीजन ले रहे हैं, और दैट देयर एक्टिविटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज़ादी हासिल करने के लिए हिंड्रेंस हो रहा है, उनका असैसिनेशन प्लान किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ की जाएंगी। साथ ही साथ ये लोग जो है स्वदेशी डकैती भी किया करेंगे ताकि उन्हें फंड्स मिल सके। सी फॉर डूइंग ऑल ऑफ दैट, हर चीज़ की प्लानिंग के लिए, आर्म्स एम्यूनेशन लाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू हैव फंड्स। और इन फंड्स को हासिल करने के लिए हम देखेंगे कि स्वदेशी डकैती भी की जाएगी, लोग जो है डोनेशंस भी दिया करेंगे, और इन सभी चीज़ों को फुल ऑन तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से मैनेज भी किया जाएगा। इनका मकसद क्या था? इनका आइडिया ये था कि स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द रूलर्स। उनका मकसद यही था कि जो हमारे ऊपर इम्पेरियलिस्ट रूलर्स है, जो कॉलोनियल रूलर्स हमारे पर बैठे हुए हैं, उनके दिल में हमें टेरर डालना है, डर डालना है। किस चीज़ का डर? डर इस बात का कि जिन लोगों को वो सप्रेस करते आ रहे हैं उन पर बहुत फिजिकल वायलेंस भी किया जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट दे आर डूइंग, वो भी उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और आर्म्स भी उठा सकते हैं। इसलिए वो स्ट्राइक टेरर करने की कोशिश करेंगे, वो लोगों को इंस्पायर करेंगे, उन्हें अपील करेंगे देशभक्ति के लिए। स्पेशली उनका जो टारगेट पॉइंट होगा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम का, वो होंगे यूथ, हमारे देश के युवा, ताकि वो ब्रिटिश को हमारे देश से ड्राइव आउट करने के लिए, निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत दे पाए। सी वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ वायलेंट, हीरोइक,
रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जिन्हें टारगेट करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने तरफ करने की ज़रूरत है, वो है देश के युवा, और वही प्लान जो है लिया जाएगा इन ऑर्डर टू गो अहेड। अगर हम देखने की कोशिश करें कि भारत भर में अलग अलग एरियाज में, अलग प्रेसिडेंसीज में, रीजन्स में कैसे तरीके से जो है रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज की गई, उनका एक जनरल सर्वे किया जाए। सो विल ट्राई टू नो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, व्हाट वर द डिफरेंट मेथडोलॉजीज और इंसिडेंट जो इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में किए जाएंगे। सो हम शुरू करते हैं बंगाल के जरिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीक्रेट सोसाइटीज जो थी एट द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल ये उठता है कि सीक्रेट सोसाइटीज क्यों थी, ऑर्गेनाइजेशंस ओपन में क्यों नहीं थी। सी वी हैव टू हियर अंडरस्टैंड दैट कि ये लोग हीरोइक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे जो कि वायलेंट होंगी और जो कि रूलर्स के खिलाफ होंगी। सो अगर आप कंप्लीटली इन ओपन करेंगे, सो द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू सप्रेस यू, आपको दबा दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा। सो इट ऑल हैज टू बी इन सीक्रेट। जो सोसाइटीज बनेंगी उन्हें गोपनीय रखना होगा ताकि वो अपने काम अंजाम दे सकें। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई चीज सीक्रेटली प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और सारी चीजें उसके लिए अरेंज करना, एंड एट द टाइम जब आप रूलर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। उस वक्त का जो कलकत्ता था, अगर हम बात करते हैं 1870 से आगे तक के कलकत्ता की, सो ये जो है बहुत ज्यादा उस वक्त जो है हॉट सेंटर बना हुआ था, बहुत हॉनीकॉम था। किन चीजों से? सीक्रेट सोसाइटीज से। यहाँ का जो यूथ था इसकी तरफ बहुत ज्यादा मायल था, सीक्रेट सोसाइटीज और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित था। द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 1902 के आसपास ये मिदनापुर में बनाया जाता है और ये बनाएंगे जनेंद्र नाथ बसु। ये जो है वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है कंप्लीटली ऑर्गेनाइज जो किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट ग्रुप जो कि एग्जिस्टेंस में आएगा, जो कि है अनुशीलन समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे फाउंड करेंगे प्रमोथा मित्तर और उनका साथ देंगे जतीन्द्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और उनके बहुत से साथी। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं अनुशीलन समिति की। इनकी जो एक्टिविटीज होंगी ये लिमिटेड होंगी ताकि वो फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग दे सके अपने मेंबर्स को। ये 1907-8 तक थोड़ा इनसिग्निफिकेंट रहेगा, बट हम देखते जाते हैं कि एक वक्त बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आउट हो जाते हैं और लाइमलाइट में आते हैं। दे आर गोइंग टू हीट अप देयर एक्टिविटीज एंड स्लो स्लो ये काफ़ी आगे बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि अनुशीलन समिति जो था अपने पैगाम जो थे, अपने जो मैसेजेस थे वो कैसे आगे बढ़ाते थे, तो उनके एक वीकली पब्लिकेशन होता था, अगेन टू रिमाइंड, युगांतर। ठीक है, याद रखने की जरूरत है, जो उनका एक वीकली होता था अनुशीलन समिति का युगांतर, उसके जरिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने मैसेजेस जो है, अपने प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल की। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी सीक्रेट सोसाइटी, और इनकी जो सीक्रेट सोसाइटी थी ये बंगाल के बाहर भी काम करती थी, बहुत दूर दराज के एरिया तक। इसमें पंजाब, दिल्ली, यहाँ तक कि यूपी, उस वक्त का जो यूनाइटेड प्रोविंस था, इनके एरियाज को भी कवर की जाती थी इनकी सीक्रेट सोसाइटी के जरिए। उसके बाद हम देखते हैं 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, वेरी इंपॉर्टेंट टू नेम्स। ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू थ्रो अ बॉम्ब एट अ कैरेज, जिसमें उनके हिसाब से होंगे एक बड़े ही सैडिस्टिक जज जिनका नाम होगा किंग्सफोर्ड। ये प्लान करेंगे, जैसे हमने पहले ही देखा कि जो हीरोइक एक्टिविटीज के जरिए ऐसे रूलर्स और ऑफिसर्स को असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे जिनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बर्बरता से भरी हुई है और वो आम जनता के लिए बुरा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक होंगे जज जिनका नाम होगा किंग्सफोर्ड, और ये असैसिनेशन होगा, ये डिसाइड करेंगे कि उनका जो चैरियट है, उनकी जो बग्गी है, उस पर बॉम्ब फेंका जाएगा। लेकिन और ये सब होगा मुजफ्फरपुर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जिस कैरियज पर बॉम्ब फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं होंगे, और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं उसमें 2 ब्रिटिश यूरोपियन लेडीज होंगी और वो बॉम्ब की वजह से उनकी जान चली जाएंगी। दे आर गोइंग टू गेट किल्ड इन स्पाइट ऑफ द जज जिनको मारने की कोशिश की गई थी।
उसके बाद हम देखते हैं अनुशीलन ग्रुप का जो पूरा ग्रुप है, हर कोई जो है अरेस्ट कर लिया जाता है एक कॉन्स्पिरसी में, और इस कॉन्स्पिरसी का नाम होगा अलीपुर कॉन्स्पिरसी केस। ठीक है। और इस ट्रायल के दरमियान ही हम देखते हैं कि जो नरेंद्र गोसेन होंगे वो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे और टर्न हो जाएंगे एक अप्रूवर के तौर पर। लेकिन इसका मुकाबला अदर रेवोल्यूशनरीज कैसे करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे बीच का ही जो हमारा एक साथी था वो अब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवर हो गया है, उनका एक तरीके से गवाह बन गया है। सो दे आर गोइंग टू शूट हिम डेड इन द जेल ओनली। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गोसेन की, जिन्हें जेल में ही अदर रेवोल्यूशनरी लीडर्स के जरिए मार दिया जाएगा। लेट्स सी अहेड और क्या हो रहा है हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, और हम बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिकली बंगाल की। हम देखते हैं कि जो बरिंद्र घोष होंगे ये हेड होंगे सीक्रेट सोसाइटी के रेवोल्यूशनरीज की, और हम देखते हैं कि जो उलास्कर दत्त होंगे इन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। लेकिन इवेंचुअली हम देखते हैं कि लेटर ऑन इसे लाइफ इन प्रेजेंट, जैसे जान से मारने की बजाय उन्हें उम्र कैद की सजा में चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो राज बिहारी बोस होंगे और सचिन सान्याल, जिसका हमने देखा था कि उन्हें फार फ्लंग एरियाज जैसे कि दिल्ली, पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस में सीक्रेट सोसाइटीज होंगी, ये एक स्टेज करेंगे स्पेक्टेकुलर बॉम्ब अटैक, और इस बार इनका जो अटैक होगा वो करने की कोशिश करेंगे वाइस रॉय हार्डिंग पर। ठीक है। और ये होगा चांदनी चौक में, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ये होगा चांदनी चौक में, एंड द ईयर इज गोइंग टू बी 1912। हम 1912 की बात कर रहे हैं। अब बोस और सान्याल ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है हार्डिंग जो है इंजर्ड हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, बट उनका असैसिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स होंगे और जो जर्नल्स होंगे इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, वो होंगे संध्या, युगांतर जो कि बंगाल में चलेंगे, एंड काल। ठीक है। संध्या, युगांतर एंड काल। ये जो इन्वेस्टिगेशंस होगी इन चीज़ों के बाद फॉलोइंग द असैसिनेशन अटेम्प्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बहुत फेमसली कहलाता है द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। ठीक है। सो ये याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया चांदनी चौक पर होगा, तो ये दिल्ली कंट्रोवर्सी ट्रायल के नाम से भी जाना जाएगा। अगर हम समझने की कोशिश करें कि भारत में जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हो रही थी, इनकी मेथडोलॉजी हमने देखी, इनका प्रोग्राम हम देखने की कोशिश करते हैं, ये कौन से तरीके पर काम कर रहे थे। सो एक्चुअली वो लोग एक तरीके से ऑल इंडिया इंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, और इसे कहलाया जाएगा जर्मन प्लॉट, ओके, या जिमरमैन प्लान। ये एक तरीके से उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे क्विकली रैपिडली चीज़ों को अरेंज किया जाए एंड फाइनली अटैक्स प्लान किए जाए। हम देखते हैं कि जो जुगांदर पार्टी होगी ये भी एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी होगी, रेवोल्यूशनरी पार्टी होगी। हमने देखा कि इन्हें फंड्स जमा करने के लिए डकैतीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आर्म्स, अम्यूनेशन, ट्रेनिंग, हर चीज़ के लिए पैसा दरकार होगा। इनके जो डकैतीज है वो कहलाई जाएंगी टैक्सी कैब डकैती और बोट डकैती। ये लोग कैसे जो है बोट्स को, या जो कारवां चलता होगा ब्रिटिशर्स का या कोई ऐसे ऑफिशियल का या ऐसे बड़े आदमी का जो लॉयलिस्ट है, जो गलत चीज़ों के लिए काम कर रहा है, उनकी डकैती करेंगे। लेकिन जो उनका ये जर्मन प्लान था, जैसे उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ प्लान की थी, ये उनके ही एक साथी के जरिए हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरीज का लीक हो जाता है। और लीक होने के बाद ऑफकोर्स जब ब्रिटिशर्स को उसके बारे में पता चल जाता है तो वो इसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली ये फेल हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, और वो लीडर होंगे जतिन मुखर्जी। लेकिन वो बड़े ही हीरोइक डेथ उन्हें हासिल होगी बेलासोर में। इस लीकेज की वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताया, काल, संध्या एंड युगांतर। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो था बंगाल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, ये था
कि यहाँ पर ओवर एम्फेसिस किया गया था हिंदू रिलीजन पर। जितनी भी इंस्पिरेशंस ली गई थी, इवोकेशंस ली गई थी, वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थी। इन रेवोल्यूशनरीज के जरिए जो कुछ भी किया गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स होंगे वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो अलूफ रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवर एम्फेसिस है एक पर्टिकुलर रिलीजन पर। ये तो हुई हमारे बंगाल की बात। लेट्स मूव अहेड और सी के महाराष्ट्र में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे हो रही थी। जो पहली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी रामोसी पेजेंट फोर्स के जरिए। ठीक है, रामोसी पेजेंट फोर्स जो है, और इसे जो बनाया गया था, इसे जो फॉर्मेट किया गया था, वो किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के जरिए, और साल होगा 1879 का। वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन महाराष्ट्र, वासुदेव बलवंत फड़के। वो ट्राई करेंगे, एम करेंगे कि कंट्री को ब्रिटिशर्स से आज़ाद किया जा सके, और इसके लिए जो वो तरीका इस्तेमाल करेंगे ऑफकोर्स वो होगा आर्म्ड रिवोल्ट का, दैट मीन्स हथियार अपने हाथ में लेने का। वो इवन कोशिश करेंगे अपने इस रिवोल्ट में कि कैसे सारी कम्युनिकेशंस की लाइन तोड़ दी जाए। फॉर एग्जांपल उस वक्त जो डाक तार का सिस्टम होगा उसे ये लोग खराब कर देंगे, साथ ही साथ जो रेलवे लाइंस वगैरह होंगी उन्हें भी बुरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कम्युनिकेशन जो है फास्ट तरीके से ना हो पाए। वो बहुत कोशिश करेंगे फंड्स भी रेज करने की इन एक्टिविटीज़ के लिए, एंड अगेन ये भी जो साथ लेंगे फंड्स हासिल करने का, वो डकैती का ही साथ होगा। लेकिन हम देखते हैं इनका जो मूवमेंट होगा ये ब्रिटिश के जरिए बड़ा ही प्री मेच्योरली सप्रेस कर लिया जाएगा, फोर्सफुली दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो है, जैसे उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के साथ किया था, वैसा ही वो रेवोल्यूशनरीज के साथ भी करेंगे, और जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो द वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रदर्स थे, द चापेकर्स ब्रदर्स, जो थे दामोदर और बालकृष्ण, ये क्या करेंगे, ये मर्डर करेंगे एक कमिश्नर का जो कि पूना के होंगे, जिनका नाम होगा कमिश्नर रैंड। कौन कमिश्नर होंगे, ये प्लेग कमिश्नर होंगे। जब भारत में प्लेग फैला होगा और जब पूना में हालात बहुत बुरे होंगे, ये जो रैंड होंगे ये बहुत ही बुरी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को आगे करेंगे, ये चीज़ों को सही से डील नहीं करेंगे, और इसी से नाराज़ होकर लोगों की बुरी हालत देखकर जो चापेकर ब्रदर्स होंगे वो मर्डर कर देंगे इस प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना का। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक और मर्डर किया जाएगा लेफ्टिनेंट आयरेस्ट का, और ये होगा 1897 में। बेसिकली 2 मर्डर्स बाय द चापेकर ब्रदर्स। हम देखते हैं वीडी सावरकर और उनके जो ब्रदर होंगे वो मिलकर बनाएंगे मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला जो अगेन एक सीक्रेट सोसाइटी होगी, जो कुछ वक्त जाकर हम देखेंगे कि एक और जो बहुत ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन होगी एट दैट टाइम, अभिनव भारत, जो कि मजीनी की यंग इटली। अगर हम बात करें मजीनी की जो यंग इटली नाम की जो यूरोपियन एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके बेसिस पर, उसके तरीक़ेकार पर, फुटस्टेप्स पर बनाई जाएगी अभिनव भारत। मित्र मेला और अभिनव भारत का मिलाप हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उसके जो एरियाज होंगे नासिक, पूना और बॉम्बे, ये एक तरीके से सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चर बन जाएंगे। देसी बॉम्ब बनाए जाएंगे इन एरियाज पर, और महाराष्ट्र भर में इनका सप्लाई किया जाएगा। इवन भारत के अलग अलग हिस्सों में भी अपने रेवोल्यूशनरी साथियों तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। अगर हम अब नॉर्थ वर्ड्स जाएं और जानने की कोशिश करें कि पंजाब की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, वहाँ का जो एक्सट्रीमिज्म था, उसके क्या रीजंस थे, कैसे वहाँ पर बढ़ता है और लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि वो एक एग्रीकल्चरल रीजन है, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंट फेमिन्स आएंगे, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स जो हैं बड़े बुरी तरीके से लैंड रेवेन्यू में और जो पानी का टैक्स होगा, इरिगेशन टैक्स होगा, उसमें कंटिन्यू बढ़ोतरी करते जाएंगे, और जो फेमिन्स, जो भूखमरी और जो सूखा पड़ा होगा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उससे जो हमारे फार्मर्स होंगे, हमारे किसान जो होंगे, कल्टीवेटर्स होंगे, हमारे आम जनता पेजेंट होंगे, वो सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, और उनका जो गुस्सा होगा, उन्हें चाहिए होगा कि वो कैसे उसे निकालें और अपने लिए लड़ें, और एक्सट्रीमिज्म के सिवा उन्हें कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। पंजाब के बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभरेंगे लाला लाजपत राय, और इनकी बहुत ही फेमस पब्लिकेशन होगी पंजाबी, जिसके जरिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर हम बात करें पंजाब के एक और ग्रेट लीडर की, जो है अजीत सिंह,
हम जानते हैं द ग्रेट भगत सिंह जो है, उनके अंकल की हम बात कर रहे हैं, अजीत सिंह की। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा अंजुमन मोहिजबान वतन। ठीक है, अंजुमन मीन्स ग्रुप, मोहिजबान मीन्स फ्रेंड, और वतन मीन्स योर देश, योर कंट्री। सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द कंट्री। वो देश के लिए एक ग्रुप बनाएंगे और इनका जो हेडक्वार्टर होगा, जो मेन सेंटर होगा, वो होगा लाहौर में। सही है, और इन्हीं की एक जर्नल होगी। हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इवन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, हर किसी का एक पब्लिकेशन होगा जिसके जरिए वो अपने पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाएंगे। सो अंजुमन मोहिजबान वतन का जो पब्लिकेशन होगा, उनका जो जर्नल होगा, उसका नाम होगा भारत माता। ठीक है, भारत माता। हम देखते हैं अजीत सिंह से पहले ये जो ग्रुप है ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगा, और ये लोग बड़े ही एक्टिव होंगे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड वाटर रेट्स के बारे में। अगर हम चेनाब की बात करें और बारी दोआब के पेजेंट्स की बात करें, तो ये लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा ये ग्रुप, के हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स, इतना ज़्यादा रेवेन्यू लगा दिया गया है, हमें इसे नहीं भरना चाहिए। और वो लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। उसी एरिया में हम देखते हैं कि और भी लीडर्स बनकर उभरते हैं, जिनमें आएंगे आगा हैदर, साथ ही साथ उनके बाद हम देखते हैं सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, और साथ ही साथ लालचंद फलक, जो कि एक उर्दू के रेवोल्यूशनरी पोएट होंगे, बड़े ही रेडिकल पोएट होंगे। ये सब जो है पंजाब रीजन के और अलग अलग डिफरेंट लीडर्स बनकर उभरेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी होगा उसके असरात जो है, उसके इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस हमें भारत में भी देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो होगा दुनिया में, वो होगा पहली जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, और उसका इफेक्ट दुनिया के हर हिस्से पर पड़ेगा मोर और लेस, और ऑफकोर्स इंडिया में भी उसका असर मिलेगा। तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो रास बिहारी बोस होंगे वो इन्वॉल्व होंगे एज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द गदर रेवोल्यूशन। हमने देखा था जो गदर पार्टी बनाई जाएगी सैन फ्रांसिस्को में, और उसका जो रेवोल्यूशन होगा, उनका जो गदर पार्टी की चीज़ें होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे रास बिहारी बोस। साथ ही साथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन फाउंडिंग इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बनाई जाएगी लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस के जरिए। सो इसके फाउंडिंग मेंबर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे रास बिहारी बोस। हम आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, और हमारी अगली क्लास में हम देखेंगे कि अब्रॉड में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं और इवेंचुअली कैसे ये हर हिस्से में फैल जाती है। आज हमने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल के एरियाज में, और इवन हमने देखा इंसेप्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे होता है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन ऑर्डर टू गो अहेड विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी।